नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं। रिएक्शन मैकेनिज्म की इस लेक्चर सीरीज में हमने पिछले लेक्चर में SN2 रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। SN2 रिएक्शंस कैसे होते हैं, SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, SN2 रिएक्शन का रेट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, और उसमें से सबसे पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन SN2 रिएक्शन। उसमें हमने अलग अलग सबस्ट्रेट डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये तीन चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा एक ऑर्डर लिखते हैं अलग अलग सबस्ट्रेट का, कि उसका एक जनरल ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें कि कैसे उसके ऊपर SN2 का ऑर्डर होगा, तो उसको एक बार हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा SN2 जो देखा जाता है वो इसमें देखा जाता है, अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें देखा जाता है। ठीक है, ब्रोमीन के जगह आप लिविंग ग्रुप लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ब्रोमीन लिख दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो इसमें देखा जाता है। सबसे लास्ट में सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, टर्सरी के अंदर हम देखते नहीं है SN2 रिएक्शन जनरली, लेकिन आप चाहें तो टर्सरी भी लिख सकते हैं, बट मत लिखो, टर्सरी लिखने का कोई पर्पस नहीं है। टर्सरी के अंदर SN2 हम देखते ही नहीं है। तो ये बात हो गई एक ऑर्डर की, जिसको कि हम ध्यान में रखेंगे अपने SN2 रिएक्शंस को करवाने के लिए। अब देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला जो हमारा फैक्टर है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो नंबर 2 दीजिएगा और नंबर 2 देकर लिखिएगा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए, अगर हम सॉल्वेंट के इफेक्ट को डिस्कस करें तो सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा रेट के ऊपर। दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं जहां तक आपको जानकारी है। एक तो सॉल्वेंट होता है आपका प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो प्रोटिक और एप्रोटिक दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेते हैं और देखो इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट लो। प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, हम देखते हैं कि एप्रोटिक सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है SN2 के रेट के ऊपर। तो अगर आप इसको डिस्कस करें तो आपको क्लियरली पता चलेगा। एक सॉल्वेंट में लेता हूं दैट इज कॉल्ड DMSO। DMSO जो कि आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट है। देखिए, आपको पता है कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसमें दो पार्ट होता है। एक तो आपका कौन होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट, और एक क्या होगा आपका नेगेटिव वाला पार्ट। तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पार्ट के साथ सॉल्वेंट क्या इंटरेक्शन करता है ये देखिए। अगर आप एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं और आप अपना न्यूक्लियोफाइल NaCN लेते हैं, क्या लेते हैं, NaCN, तो सॉल्वेंट के अंदर NaCN किस फॉर्मेट में होगा, Na प्लस प्लस Cn माइनस। तो अब हम ये देखते हैं कि Na प्लस के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा आपका सॉल्वेंट और Cn माइनस के ऊपर क्या करेगा। तो होता क्या है बेसिकली कि सॉल्वेंट DMSO के अंदर ये जो Na प्लस है और ये जो Cn माइनस है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये Na प्लस इससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटरेक्शन करता है। देखिएगा, ये कुछ इस तरह से जुड़ता है OSMe2 OSMe2
O S Me2 O S Me2 O S Me2 O S Me2। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, ये कुछ इस तरह से इंटरेक्शन कर लेता है इसके साथ। लेकिन आपका जो CN है, इस CN के साथ DMSO का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, ये एज इट इज होता है, इसको नोट कीजिए। फिर हम दिखाते हैं आपको एप्रोटिक की बात, प्रोटिक की बात। प्रोटिक वाले में क्या होता है बेसिकली, देखिएगा जरा सा, केस 2 लीजिएगा। केस सेकंड, अगर आप यही NaCN जो यहां पर आपने लिया है, इसको अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट ETOH के अंदर ले लें, इसी NaCN को प्रोटिक सॉल्वेंट ठीक है, क्या होगा ETOH। देखो अगर आप इसको ETOH के अंदर लोगे, सेम चीजें होंगी, दिस Na प्लस CN माइनस Na प्लस CN माइनस देखो ये जो जुड़ता है, ये कुछ इस तरह से जुड़ता है, देखो ETOH ठीक है, देख रहे हैं, O ETH O ETH O ETH, कुछ इस तरह से ये कनेक्ट हो जा रहा है। दूसरे को भी देखिए, इसमें जो जुड़ता है वो इस तरह से जुड़ता है, H O E T H O E T H O E T H O E T H O E T H O E T, ये कुछ इस तरह से जुड़ रहा है। अब देखो, एक कंपैरेटिव स्टडी करो दोनों के बीच में, चाहे पोलर हो चाहे एपोलर हो, दोनों के बीच में एक बात समझने का प्रयास करो कि मतलब एपोलर नहीं, चाहे प्रोटिक हो चाहे एप्रोटिक हो, यहां पर जो हम NaCN ले रहे हैं और यहां पर जो NaCN ले रहे हैं, दोनों केस में अगर आप देखें तो एप्रोटिक वाले में जो आपका पॉजिटिव पार्ट है उसको घेर लिया जा रहा है, पॉजिटिव पार्ट को घेर लिया जा रहा है, पॉजिटिव पार्ट के साथ आपका DMSO बॉन्ड बना ले रहा है, तो पॉजिटिव पार्ट की रिएक्टिविटी को घटा दिया ना DMSO। पॉजिटिव पार्ट अब इस सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना कि था पहले से, या जितना नॉर्मल कंडीशन में होगा। लेकिन उसी कंडीशन में जो आपका CN माइनस है, इसके साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा है, और चूंकि इसके साथ कोई भी प्रकार का ना फिजिकल ना केमिकल
किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है, तो ये फ्री आयन की तरफ मूव करता है। और जब ये फ्री आयन की तरफ मूव करता है तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होती है? रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम जो SN2 का रेट देखते हैं, जनरली SN2 का रेट जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोटिक सॉल्वेंट के। कारण क्या है ये हम आपको बताते हैं। इस बात को लिख लीजिए पहले कि रेट ऑफ SN2 इन एप्रोटिक is greater than in protic solvent. In aprotic solvent and in protic solvent. तो ये तो आपको पता चल गया कि ये फ्री आयन की तरह होता है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें जो आपका ETOH है वो पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ बॉन्ड तो बना ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको भी बॉन्डेड कर ले रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बॉन्डेड होने की वजह से आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी घट जा रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका न्यूक्लियोफाइल जो कि आपका DMSO के अंदर है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू ETOH के न्यूक्लियोफाइल से या CN- से। अब देखिए, इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका समझिए। सिंपल सा मेथड है कि जो छोटा होगा, जो सॉल्वेंट के अंदर का हम बात बता रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर मतलब सॉल्वेंट को छोड़ो, एक जनरल सा केस लो कि दो आदमी, एक का वेट ज्यादा है, एक मोटा है कुछ मेरे जैसा, और एक पतला है, छोटा पतला आदमी। दोनों के बीच में अगर आप रेस करवाएं तो जनरली कौन जीतता है? जो पतला होता है। तो बस ये बात ध्यान में रखो कि जो मोटा है वो खुद को नहीं संभाल पाएगा तो रेस कैसे जीतेगा? बात समझ रहे हैं? उसको अपना बॉडी भी तो संभालना है, उसके अपने खुद की बॉडी नहीं संभल रही है, रेस कैसे जीतेगा? तो सॉल्वेंट के अंदर जो फ्री आयंस हैं वो उनकी रिएक्टिविटी या उनका रेट रिएक्शन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो बॉन्डेड आयन है। तो जो फ्री आयन है वो पतला आयन, और उसी के कंपैरेटिव अगर आप सॉल्वेंट के केस में CN को देखें तो ETOH जोड़ जोड़ कर खूब मोटा हो गया। ये वाला आयन क्या हो गया? CN-, ETOH जोड़कर खूब मोटा हो गया, तो इसलिए उसका क्या हो गया? रेट घट गया, और जो आपका एप्रोटिक वाला है उसका रेट बढ़ गया। तो ये बात है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है। और इसमें एक और बात का ध्यान रखिएगा, इसमें इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर जो आपका क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल का नेचर भी काफी डिपेंड करता है कि कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होगा इसका। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। दूसरी चीज की तरफ हम लोग चलते हैं, और सेकेंड चीज जो हमारा है कि वो है हमारा मतलब तीसरा पार्ट जो होगा, ये दूसरा था हमारा, तीसरा जो हमारा होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखिएगा जरा सा, थर्ड पार्ट की तरफ हम चलेंगे अपने। देखिएगा, अगर हम बात करें अपने थर्ड पार्ट की, तीसरा जो हमारा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो, न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट होता है इसको देखने के लिए एक सिंपल सी बात समझिए। SN2 रिएक्शन है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
मतलब लीविंग ग्रुप को रिप्लेस करना है न्यूक्लियोफाइल से। तो जितना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ज्यादा रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का या SN2 का। तो सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ SN2 is directly proportional to strength of nucleophile और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मेन आप स्ट्रेंथ को याद रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है इसको मेन याद रखिएगा। सिंपल बात है ना कि अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल दे तो भी तो रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और उसके साथ साथ आपका स्ट्रेंथ तो है ही। अब देखिए एक बात समझिए कि मेन चीज इसमें जो हमारा है वो हमको क्या पता करना है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे इंक्रीज होगा या किसका ज्यादा होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके लिए कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा कि जो न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होता है वो आपके जो नेगेटिव चार्ज्ड आयंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड आयंस, इसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल आयन, सॉरी न्यूट्रल। तो हमेशा ही जो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा वो बढ़िया होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के। इसका एग्जांपल ले लीजिए OH माइनस, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू वाटर से। OMe बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू किससे, MEOH से। तो ये कुछ बात हो गई किसकी, इसकी। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि कई बार जो स्टेरिक फैक्टर है वो भी इफेक्ट करता है। वो कुछ इस तरह से इफेक्ट करता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल का जो स्टेरिक क्राउड है वो ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर तो उसका रेट घट जाता है एज कंपेयर टू जो कम स्टेरिकली क्राउडेड है। जैसे कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन का अगर हम बात करें तो ये देखिए, अगर इसमें आप 3 CH3 लगा दो, ठीक है, अगर आप इसका कंपैरिजन करें इसके साथ, अगर आप इसमें लगा दीजिए इथॉक्साइड आयन, इसको अगर आप कर दें तो इस दोनों में जो अगर आप रेट देखेंगे तो इथॉक्साइड वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टर्सरी ब्यूटॉक्साइड वाले से। तो इसमें क्लियरली हमको देखने के लिए मिल रहा है कि ये वाला जो ग्रुप है इसकी वजह से ये इसका रेट, मतलब जो आपका CH3 वाला ग्रुप है उसके हिंड्रेंस की वजह से रेट हमारा इथॉक्साइड वाले का ज्यादा हो जा रहा है एज कंपेयर टू टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये आपका टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन है और ये आपका इथॉक्साइड आयन है। तो इसको नोट कीजिए, फिर देखिए। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और इथॉक्साइड आयन की। देखिए इसके रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, स्टेरिक एक्सेलरेशन एंड स्टेरिक रिटार्डेशन। इस वीडियो के बाद आप उस स्टेरिक एक्सेलरेशन और स्टेरिक रिटार्डेशन का वीडियो जरूर देखें, उससे आपको क्लियर होगा कि कैसे स्टेरिक फैक्टर्स रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, मतलब जिसके लिए आप उसको देखेंगे उस वीडियो को, स्टेरिक एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन वाले को, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड करती है। वो कैसे डिपेंड करती है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियरली पता चलेगा ये बात, जिसमें हम स्टेरिक एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बता रहे हैं। उसमें आपको समझ आएगा कि किसी के लिए भी, या यहां पर भी हम बता देते हैं कि कोई भी लोन पेयर या कोई भी नेगेटिव चार्ज या कोई भी अटैकिंग स्पीसीज
जिसके ऊपर की नेगेटिव चार्ज जितना अधिक अवेलेबल है, समझ रहे आप मेरी बात को, उसका जो रेट होगा SN2 के लिए वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कि किसी पे कम अवेलेबिलिटी है। तो इसके लिए हम एक ऑर्डर आपको दिखाते हैं, देखिएगा। एक कंपाउंड है, दो कंपाउंड है, कुछ इस तरह से है। नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, और इससे CH3 लगा लो, ठीक है। और दूसरा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर और उसके साथ CF3 लगा लो, CF3, ठीक है। अब देखिए क्या होता है बेसिकली, अगर आप इस दोनों का रेट कंपेयर करें तो आपका जो CH3 है, आपको पता है कि डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, तो CH3 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर आप कहिए कि इंक्रीज हो जाएगा या चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे। और उसी तरह अगर हम CF3 की बात करें तो ये विथड्रॉइंग की तरह काम करेगा, ध्यान दीजिए। अगर ये CF3 विथड्रॉ करेगा, मतलब ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको भी अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके खींचने की वजह से इसका जो मतलब दोनों का अगर हम रेट कंपेयर करें या SN2 के लिए दोनों को हम देखें तो हमारा ये वाला जो है, इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो लोन पेयर अटैकिंग पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है इस खींचने वाले ग्रुप की वजह से, जिसके कारण आपका जो ये है ये SN2 में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है एज कंपेयर टू इसके। तो आप ये बात भी लिख लीजिएगा कि रेट ऑफ SN2 तो आपको पता ही है कि स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और आप ये लिख लीजिएगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बात हो गई। अब एक सबसे हॉट टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो आता है आपका किसका? हैलोजन ग्रुप का। हैलोजन ग्रुप का अगर आप देखें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो ये अलग अलग होता है प्रोटिक और एप्रोटिक दोनों के अंदर। अगर हम हैलोजन के बारे में देखें और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को अगर हम देखेंगे तो 3 केसेस बनते हैं बेसिकली हैलोजन में। एक तो हैलोजन जब हमारा गैस फेज में हो, दूसरा हैलोजन जब हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट में हो, और तीसरा हैलोजन जब हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट में हो। तो देखिएगा, पहले हम तीनों का ऑर्डर लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं आपको। प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, गैस फेज के अंदर और एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। देखिए इस तीनों ऑर्डर को आपको लर्न रखना है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा प्रोटिक में आयोडीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, ठीक है। सेम ऑर्डर गैस फेज में होगा। लेकिन एप्रोटिक के केस में बदल जाता है ऑर्डर। ठीक है, एप्रोटिक के केस में ऑर्डर बदल जाता है। और ध्यान रखिएगा, हमारा जो बेसिसिटी का ऑर्डर भी होता है वो वही होता है जो कि हमारे एप्रोटिक के केस में होता है। तो खैर वो तो बाद की बात है, बेसिसिटी का तो यहां पर कोई यूज है नहीं, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए होता क्या है, आप पीछे प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में भी देख चुके हैं। तो जब आप प्रोटिक सॉल्वेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको यह बात समझ आती है कि प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेशन होता है। क्या होता है? सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन क्या है? अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जो छोटा एनायन होता है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जो सॉल्यूशन वाले पार्ट होते हैं वो उसको बड़ा कर देते हैं। छोटे एनायन को का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली यहां पर साइज से कोई लेना देना नहीं है हमारा। हो क्या रहा है, मान लो फ्लोरीन है,
क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। सिंपल सी बात है कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ अगर हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होगा, लेकिन फ्लोरीन जो है, मतलब एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो जो चार्ज डिस्पर्स होगा जिस एरिया पे, वो एरिया बढ़ जाएगा। और उसके साथ में क्या होगा, जब हम इसको प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर इन सब को लेते हैं, तो प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर लेने पर ये छोटा फ्लोरीन इसके साथ ये अपना चार्ज कम करने के लिए सॉल्यूशन से सॉल्वेंट आकर इसके साथ कनेक्ट होते हैं और इसके चार्ज को, इसके नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा ही स्टेबलाइज कर देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा इससे सॉल्वेंट के पार्टिकल जुड़ने की वजह से इसका साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है, और साइज बड़ा होने के साथ साथ इसका चार्ज भी बहुत घट जाता है। और चार्ज इतना घट जाता है कि आपका जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो सॉल्वेशन के कारण ये सबसे वीक आपका हो जाएगा प्रोटिक के अंदर न्यूक्लियोफाइल, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक यही ऑर्डर फॉलो होता है आपका गैस फेज के अंदर। लेकिन एप्रोटिक के अंदर क्या होता है, देखिए एप्रोटिक सॉल्वेंट हम आपको बताए थे अभी तुरंत, डीएमएसओ होता है। पीछे अगर आप सॉल्वेंट का केस देखें तो डीएमएसओ ये कुछ इस तरह से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डीएमएसओ। अब देखिए इस केस में होता क्या है, बेसिकली हम आपको ये तो बताए थे कि एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में आपका वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, उन न्यूक्लियोफाइल्स का इंटरेक्शन नहीं हो पाता है सॉल्वेंट के साथ, और वो फ्री फॉर्म में होते हैं। एक्चुअली इंटरेक्शन तो नहीं हो पाता है, लेकिन एक चीज जो हो पाती है वो क्या हो पाती है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए तो कोई है नहीं, लेकिन जो चीज प्रेजेंट है वो ये प्रेजेंट है कि इसके ऊपर जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है वो आपके नेगेटिव चार्ज के साथ रिपल्सन करता है। अब आप बताइए, क्या इसका सॉल्वेंट है और ये जो फ्लोरीन है इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा? और अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इस रिपल्सन की वजह से इसका जो आप कहिए कि रिएक्टिविटी है या स्टेबिलिटी है, मतलब स्टेबिलिटी बहुत डिक्रीज हो जाएगी और रिएक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। और इसके स्टेबिलिटी के डिक्रीज होने से और रिएक्टिविटी के इंक्रीज होने से हमारा जो ऑर्डर है इस केस में वो कुछ इस तरह से हो जाता है कि फ्लोरीन बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल के तरह बिहेव करता है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। और अगर हम प्रोटिक, गैस फेज और एप्रोटिक इस तीनों के बीच में कंपैरिजन करें रिएक्टिविटी का, तो सबसे ज्यादा जो होता है रिएक्टिविटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी वो आपके एप्रोटिक में होता है, एप्रोटिक, उसके बाद आपका गैस फेज, और सबसे कम जो आपका होता है वो प्रोटिक में होता है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है हैलोजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और है, ये आपका पार्ट हो गया पूरा का पूरा, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि कैसे हैलोजन का मतलब आपका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, हैलोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरह से वेरी करेगी। अब हम अपने लास्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, विच इज नोन एज लीविंग ग्रुप। क्या है हमारा लीविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। देखिएगा